हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने में 12th क्लास का जो फिजिकल एजुकेशन है, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2 तारीख का होने वाला है, उसका मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एसपीडी और एएसडी का पूर्ण रूप लिखिए। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है सो आपका कौन सा है। ये चैप्टर जो है सो आपका 4th चैप्टर आ रहा है, आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। जो आपका अध्याय 4 आ रहा है वो है, इसका ही क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, जो कि आपको बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि एसपीडी और एएसडी का पूर्ण रूप लिखिए। तो सबसे पहले एसपीडी देख लिए। एसपीडी का जो पूर्ण रूप होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, हिंदी में इसे कहते हैं संवेदी प्रकमन विकार। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको लिखने में हो सकता है इसका प्रॉब्लम हो। तो इसका ये जो है सो आपका ये है सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर। तो इस हिसाब से जो है सो आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी प्रकमन विकार, जिसे इसका फुल फॉर्म है सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर। इसके बारे में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो संवेदी प्रसंस्करण विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है, जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। मतलब ये जो आपको सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, ये ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में क्या होती है, परेशानी होती है, जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। मतलब यदि कोई आपको कुछ कहता है तो वो जो है सो आप समझ नहीं पाते उसको, ये क्या कहता है नहीं कहता है, हर समय दिमाग में टेंशन बना रहता है। ये आपको संवेदी प्रक्रमण विकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के विकार से ग्रस्त लोग अपने वातावरण में चीज़ों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सामान्य से प्रतीत होने वाली आवाज़ें भी उनके लिए दर्दनाक या भारी हो सकती है। उसी प्रकार पीड़ित को किया गया हल्का सा स्पर्श भी उसकी त्वचा को दबा सकता है। इस प्रकार का विकार आमतौर पर बच्चों में अधिक पाया जाता है, हालांकि कई बार वयस्क व्यक्ति भी इस समस्या से पीड़ित हो सकता है। संवेदी प्रक्रमण विकार का कारण क्या है? वैसे तो संवेदी प्रसंस्करण के विकार के सटीक कारणों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी इस समस्या के कुछ संभावित कारण निम्नलिखित है। आनुवंशिक कारण भी ये हो सकता है, जिसे आपको कहा जाता है कि विभिन्न शोधों से यह पता चला कि ऐसे माता पिता जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर यानी एएसडी, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभार कि एएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर से ग्रसित होते हैं, तो उनके बच्चे को ये संवेदी प्रसंस्करण विकार एसपीडी होने की संभावना अधिक होता है। जन्म के समय कम भार, लो बर्थ वेट, जिन बच्चों की शारीरिक भार जन्म के समय कम होता है उनमें भी ये संवेदी प्रसंस्करण विकार होने का खतरा अधिक होता है। पर्यावरणीय कारण इन्वायरमेंट रीजन भी होता है। ऐसे बच्चे जिनका बचपन में पालन पोषण पर ठीक ढंग से न किया गया हो तथा बड़े होने पर उसके साथ अत्यधिक सख्ती से बर्ताव किया जाता है, तो उनमें संवेदी प्रसंस्करण विकार होने का खतरा अधिक हो जाता है। इस प्रकार यदि आपको एसपीडी के बारे में यदि बोले तो इतना बात आप लिख देंगे। उसके बाद है आपको एएसडी, जो आपको मैं अभी बताया कि ऐसे माता पिता जो आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर से ग्रसित होते हैं, उनमें ये एसपीडी बीमारी उनके बच्चे का जो है सो 100% होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अलग से आपको एएसडी के बारे में बताने हैं। तो एएसडी का पहले ये फुल फॉर्म समझ जाइए।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, इसका फुल फॉर्म आप सबसे पहले लिख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म जो है सो क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। तो इस हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके और इसका फुल फॉर्म आप कॉपी में पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ASD एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है। ऐसे लोगों के बीच उठने बैठने में हिचक महसूस होती है। ये समस्या बचपन में शुरू होता है। ये समस्या है बचपन में शुरू होता है और जीवन के अंत तक रहती है। इस बीमारी के कई रूप हैं, इसलिए बच्चों में भी इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। अगर बात करें तो अमेरिका की, तो वहाँ हर 68 बच्चों में एक बच्चा इसका शिकार है। ये विकार लड़कों को अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके संकेत और लक्षण के समय रहते पता चल जाए तो प्रभावी ढंग से इस विकार का उपचार किया जा सकता है। सामान्यतः 14 साल में बच्चों में इस बीमारी को ज़्यादा देखा गया है। ASD एक बच्चे के जीवन में 3 अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है। पहला सामाजिक संपर्क, दूसरा लोगों के साथ बातचीत, तीसरा बच्चों में व्यवहार और रुचियाँ। इस बीमारी में हर एक बच्चे में अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। किसी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो किसी को लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, तो किसी में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है सो ASD के बारे में जो है सो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस मैं तो यहाँ आपको बस SPD और ASD का पूर्ण रूप जो है सो आपको बोले हैं, लेकिन SPD और ASD का जो है सो व्याख्या करने के लिए भी आपको पूछ सकता है, तो उसके बारे में आप जो है सो इस प्रकार डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ADHD के किन्हीं 2 लक्षणों और कारणों का उल्लेख करें। तो इसको जो है सो आप जो डिफाइन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है ADHD का पहले आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिजॉर्डर क्या हो गया, अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिजॉर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। इसको आप इस हिसाब से स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए कि इसका ये फुल फॉर्म है, अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिजॉर्डर। इसका मैं डिफाइन करता हूँ। ADHD मस्तिष्क संबंधी विकार है जो बच्चों और वयस्क दोनों को हो सकता है, लेकिन बच्चों में इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस बीमारी के होने पर पीड़ित का व्यवहार बदल जाता है और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ADHD का मतलब है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। यानी जिसको भी ये बीमारी है वो किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है सही ढंग से। माना जाता है कि कुछ रसायनों के इस्तेमाल से मस्तिष्क की कमजोरी होती है। एक अनुमान के मुताबिक 4% से 12% बच्चे ADHD से प्रभावित है। यह लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती है। आज के आधुनिक तौर पर इस समस्या से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद इसमें 2 लक्षण के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो लक्षण में आप लिखेंगे बच्चों में पाए जाने वाले ADHD के लक्षण हैं दैनिक क्रियाओं के बारे में प्रायः भूल जाना, उसके बाद एकाग्रता में कमी, सामान्य से अधिक बातूनी होना, ये सब सारे के सारे इसके लक्षण हैं। उसके बाद इसमें वयस्कों में पाए जाने वाले ADHD के लक्षण है अधिक चिंतित रहते हैं, ये गुस्से पर नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, दूसरे के साथ मेल जोल में दिक्कत होती है। तो ये तो इसके लक्षण है। उसके बाद इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है सो आनुवंशिक कारण भी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है। उसके बाद इसका जो है सो आपका दूसरा जो है सो मस्तिष्क की चोट भी, यदि मस्तिष्क पे चोट यदि लग जाए तो इससे भी ये जो है सो आपको बीमारी
पनपने लगती है। जन्म के समय में यदि भार में कमी है फिर भी ये बीमारी पनपती है। परिवार में सामंजस्य की कमी होती है। विषाक्त पदार्थों से संपर्क यदि है फिर भी ये बीमारी ग्रसित हो जाती है किसी भी व्यक्ति के शरीर में। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है सो आपका मैं इसके ADHD का फुल फॉर्म भी बता दिया। 2 लक्षण के बदले में मैं 4-5 लक्षण बताया हूँ। उसके बाद उसके कारण का भी जो है सो डिफाइन किया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षम व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले ये अक्षम व्यक्ति के बारे में आपको पहले डिफाइन करने हैं। तो अक्षम व्यक्ति के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये अक्षम व्यक्ति आखिर होते क्या हैं। तो अक्षम जो है सो आपको अक्षम कहिए या विकलांग चाहिए कहिए। तो अक्षम विकलांगों के साथ शिष्टाचारी व्यवहार उनके आत्मसम्मान को केवल बढ़ाता है बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाता है, ताकि वह भी सामान्य लोगों की तरह समाज में सम्मान व सर उठाकर जिए। वैसे तो अक्षम या विकलांग लोगों से शिष्टाचार व अच्छे व्यवहार के नियम आमतौर पर सामाजिक शिष्टाचार के नियमों के अनुरूप से होते हैं। फिर भी यदि उनके साथ व्यवहार करते समय यदि निम्न बातों का ध्यान रखा जाए तो वह निश्चित रूप से अधिक सहज और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। इसमें मेन है कि अक्षम व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें व्यवहार फर्स्ट लिखिए कि विकलांग व्यक्ति के साथ बात करते समय साइन भाषा की अपेक्षा उस व्यक्ति से सीधे बात करें, मतलब आप इशारों से बात उसे नहीं कीजिए। दूसरा पॉइंट दिया है कि जब भी आप समूह में किसी अक्षम व्यक्ति के बारे में बात करें तो समूह में उस व्यक्ति का संपूर्ण परिचय सबके साथ कराएं। उसके बाद दिया है कि यदि आप किसी भी विकलांग की सहायता करना चाहते हैं या सहायता प्रदान करते हैं तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह उस सहायता को स्वीकार न कर ले। परिवार में यदि कोई अक्षम या विकलांग हो तो परिवार के हर जरूरी निर्णय से पहले उनकी सलाह लें और उनकी सलाह का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। जब आप किसी ऐसे अक्षम व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे बोलने में कठिनाई होती है तो उस व्यक्ति को बात को ध्यान से सुनें, धैर्य रखें, उसे अपने बात समाप्त करने दें। इससे उस व्यक्ति को अनुभव होगा कि उसकी बातों को अहमियत दी जा रही है। इस प्रकार इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो काफ़ी है। ये था अक्षम व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दिव्यांग बच्चों को जो है सो आपका कारक निर्धारित, दिव्यांग बच्चा कहते किसे हैं। दिव्यांग बच्चे खास करके जो है सो शरीर से किसी भी प्रकार का उनका विकार होता है, यानी कोई अंग उनका जो है सो किसी भी प्रकार का जो है सो ऐसा होता है जो वो खेल कूद संबंधी जो है सो आपको डायरेक्ट वो भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो अक्षम होता है। दिव्यांग बच्चों की शारीरिक गतियाँ सुलभ कराने के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई जाती है। इस संशोधित योजना कार्यक्रम को अनुकूलित शारीरिक शिक्षा नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की खेलकूद संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कराना होता है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर रणनीतियाँ बनाई जाती है। जो इसका क्वेश्चन है कि कौन कौन से रणनीति निर्धारित की जा सकती है। तो पहला रणनीति आप निर्धारित करेंगे, व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकता पर विचार करना चाहिए कि उनकी रुचि क्या है। उसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है सो है दिशा निर्देश रणनीति में संशोधन किया जाना चाहिए। खेल नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। खेल उपकरणों में संशोधन किया जाना चाहिए। वातावरण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मेडिकल स्टाफ की निगरानी रखनी चाहिए। मतलब ये सब रणनीति यदि आप अपनाएंगे तो 100% दिव्यांग बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में सुधार 100% होगा। उसके बाद जो जो पॉइंट मैं आपको बोला हूँ थोड़ा थोड़ा उसको जो है सो डिफाइन कर दीजिएगा आप। बस इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट बताया हूँ। जो चैप्टर आपका जो है सो 4 था
और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चौथा चैप्टर जो था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन 100% आप करके जाएंगे। हमारे हिसाब से इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा ये 4 क्वेश्चन से ही संबंधित आएगा। एक बार आप ये देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय